जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दागुरु। यह हमारा जो प्रीवियस ईयर का सेक्शन है, जो ईवीएस में जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उसको हमने इसमें एकत्रित किया है। करीब 1500 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर में टेट, सी टेट, सुपर टेट और अन्य परीक्षाओं में आए हुए हैं। उनको हमने इसमें निचोड़ के रूप में प्रयोग किया है। और जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारी वीडियो के अंत में एक यूनिक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। आप उसको अवश्य देखें। और जो भी हमारे सी टेट, टेट और सुपर टेट वाले हमारे साथी हैं, वह इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि इसमें गत वर्ष से सभी प्रश्न लिए गए हैं, उसकी व्याख्या भी की गई है। ठीक है, हमारी और वीडियो सिद्धांत की चित्रात्मक रूप से हमने वीडियो दी गई है। और हमारा ईवीएस का गागर के सागर के रूप में वीडियो आई है। और हमारी एनसीईआरटी में जो भी हमारे इतिहास के सब्जेक्ट हैं, वो हमारे इतिहास के जो भी चैप्टर हैं, उन सबको वन लाइनर के रूप में हमने लाए हैं। ठीक है, आज हमारा विज्ञान का भी हमारा वन लाइनर के रूप में आ गया। उसमें करीब 500 प्रश्न हैं, आप उनको अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पहले पार्ट में इसमें हमने 30 क्वेश्चन देख लिए थे। अब उसके आगे हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन से। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उनसे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस प्रकार का कौशल विकास होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, लेखन कला का नहीं होता है, अनुमान लगाने का भी नहीं होगा, मापने का कौशल भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा संप्रेक्षण कौशल, क्योंकि बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं ना। तो संप्रेक्षण है, ये कम्युनिकेशन शब्द से मिलकर बना है। कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन का अर्थ होता है संप्रेक्षण। एक अपनी भाषा का या दूसरे व्यक्ति पर को समझाना, यह हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखना, मौसम दर्ज करना एवं उनसे संबंधित प्रश्न पूछना बच्चों के संप्रेषण कौशल का विकास होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। जो अर्थशास्त्र की जो मूलभूत अवधारणा है, वो कैसे विकसित की जा सकती है। बैंक, पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करके, बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, मूल्य जैवी अवधारणा का उदाहरण द्वारा व्यक्त करके, सभी के द्वारा। इसमें सही आंसर हो जाएगा सभी के द्वारा। ठीक है, बाजार के रोल प्ले करवाकर, पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवा के, बैंक का भ्रमण करवा के, जैसी मूल अवधारणाओं का उदाहरण सहित व्यक्त करके बच्चों में अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। अब ये आ जाता है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या आते हैं, रिश्ते नाते आते हैं, संस्कृति आती है, पेड़ पौधे आते हैं, मकान आते हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, यह जो पर्यावरण होता है, इसके दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि प्लस आवरण। पता होगा आप सभी को। परि का अर्थ होता है चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, वो हमारा पर्यावरण है, जो भी हमें कुछ दिखता है। ठीक है, पर्यावरण का अर्थ है चारों तरफ का परिवेश जिससे हम घिरे हुए हैं। इसके अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, संस्कृति एवं पारिवारिक परिवेश, प्राकृतिक व अप्राकृतिक कारण आदि आते हैं। शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है, बताइए। दहेज से है? बिल्कुल नहीं। बाल विवाह से है? हाँ, बाल विवाह से ही शारदा एक्ट का संबंध है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ पे है, बताइए। और यह किस क्षेत्र में है, ये भी बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। शारदा एक्ट 1929 का संबंध बाल विवाह से संबंधित था, जिसमें विवाह के लिए लड़कों तथा लड़कियों की आयु का निर्धारण किया गया था। इस एक्ट के तहत लड़कों की आयु 18 वर्ष, लड़कियों की आयु 14 वर्ष तय की गई थी। यह हमारा बाल विवाह कहलाता था। तभी शारदा एक्ट एक पारित हुआ, जिसमें हमारे जो
व्यक्ति हैं उनकी आयु का पुनः निर्धारण किया गया शादी के लिए। पहले छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी ना, इसीलिए यह सब कहा गया कि करीब लड़कों की जो आयु है 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़कियों की 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए शादी के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? बच्चों के सीखने का अवसर प्रदान करना है हमें, तो इनमें से हम क्या नहीं करेंगे? उनकी अवधारणाओं संरचनाओं को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि नहीं पूछा गया है। बच्चों की समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन नहीं पूछा गया है। उन्हें सुलझाव व संकेत देंगे जिससे वो नया सीख सकें, बिल्कुल सही। उन्हें सही उत्तर अच्छी तरीके से समझा देंगे। अरे सही उत्तर समझाने से क्या होता है? समझाने से उनका उत्तर तो नहीं, उन्हें और भी कुछ चीज़ें नई नई सिखाई जाए तब होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? उन्हें सही उत्तर अच्छी तरीके से समझा देंगे। यह सीखने का अवसर तो नहीं प्रदान कर रहा है, तो यही हमारा सही ऑप्शन होगा क्योंकि ये नहीं पूछा गया था। देखिए इसमें बताया भी गया व्याख्या में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से छात्रों का अधिगम हेतु अवसर उपलब्ध कराने में छात्रों को वे सभी परिस्थितियाँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिसमें छात्र स्वतंत्रता पूर्वक समस्या को हल करने के लिए प्रेरित हों। छात्रों को सही उत्तर समझा देने से वे अधिगम के लिए प्रेरित नहीं होंगे बल्कि वो चुप हो जाएंगे। ठीक है। अब बच्चों में सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से होता है? ये तो सभी को पता होगा, परिवार से होता है। ठीक है, विद्यालय से नहीं होता है। परिवार बालक का प्राथमिक विद्यालय माना जाता है जहाँ पर अनौपचारिक शिक्षण ग्रहण करता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत भी परिवार से ही होती है, इसलिए परिवार को सामाजिकरण का पाठशाला भी कहा जाता है। 3 आते हैं, औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण, औपचारिक, अनौपचारिक। ठीक है, एक होता है हमारा दूरस्थ शिक्षा। औपचारिक शिक्षा में क्या होता है? इसमें समय व स्थान निश्चित होता है, वहाँ पे शिक्षा दी जाए, जैसे हमारा स्कूल हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या समय और स्थान निश्चित होता है। ठीक है, लाइब्रेरी हो गई हमारी, तो ये औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है? हमारा घर परिवार आता है। यहाँ पे ना समय निश्चित होता है, ना स्थान और ना पाठ्यक्रम, कोई निश्चित नहीं होता है। कहीं से भी किसी प्रकार का ज्ञान हम पा सकते हैं। और औपचारिक शिक्षा में क्या होता है? समय, स्थान और पाठ्यक्रम सब निश्चित होता है। अब दूरस्थ शिक्षा का क्या होता है? जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा, NIOS वाले होते हैं, है ना, और जो इंदिरा गांधी विद्यालय चलाए जाते हैं, तो जिसमें अपने एक स्थान से बैठे हुए व्यक्ति, जैसे अभी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो ये दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आता है कि अपने यंत्र के माध्यम से हम एक स्थान पर बैठे हुए किसी दूसरे प्राणी को यह बता देते हैं कि हमारा यह सब्जेक्ट है या कोई भी चीज़, यह टॉपिक है, इसका यह अध्ययन है, कुछ किसी बारे में भी अपनी बात को पहुंचा देना एक दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलिए ये देखते हैं, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है, क्या है? प्रोटीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में होती है। ठीक है, दूध में केवल विटामिन C नहीं होती है। ठीक है, विटामिन C क्या होता है? खट्टे फलों में। आपके लिए मैं बता दूं, विटामिन के नाम, रासायनिक नाम और उनकी क्या क्या रोग होते हैं उनकी कमी से, है ना, तो उसकी एक ट्रिक के माध्यम से आपको एक ऐसी वीडियो लेके आऊँगा कि आपको किसी की भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। रासायनिक नाम आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे और उससे जो बीमारियां हैं, कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, वो आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। आपको देखिए, मैं कल ही वो वीडियो लेके आऊँगा और मेरे से एक जो हमारे साथी थे उन्होंने कहा भी था कि भैया आप
वो वीडियो लेके आना, तो उसकी ज़रूर मैं वीडियो लेके आऊँगा, आप वो ज़रूर देखें। चलिए प्रोटीन शरीर की अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। इसी के कारण शरीर में नए ऊतकों का निर्माण होता है तथा उनकी मरम्मत होती है। इनकी कमी से क्वाशरकोर यानी सूखा रोग हो जाता है। सूखा रोग क्या कहलाता है हमारा? रिकेट्स। चलिए ये मैं कल के लिए छोड़ता हूँ, और जो इसके बारे में बताना है। सोयाबीन प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत माना गया है। सोयाबीन में लगभग 43% प्रोटीन पाया जाता है। अब ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। हमारे 3 पिरामिड होते हैं। जीव संख्या का पिरामिड जो उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का होता है। जीव संख्या का ये हो गया जीव संख्या का पिरामिड, और दूसरा आता है हमारा जीव भार का पिरामिड। किसका? जीव भार का पिरामिड। ये भी हमारा उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का होता है, लेकिन अगर ऊर्जा का पूछ लिया जाए, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। लार्ज कार्निवोरस 1 कॉल, स्मॉल कार्निवोरस 10 कॉल, हर्बीवोरस 100 कॉल, ग्रीन प्लांट्स एंड 1000 कैलोरी। यानी जो सीधा होता है इसका मतलब ये ऐसा होता है, इसमें बढ़ते नीचे चलेंगे तो हमेशा ये घटता जाएगा, है ना। इसकी कैलोरी हमेशा बढ़ती जाएगी। इस प्रकार से इसमें होता है, हमेशा ये सीधा बनता है ऊर्जा का पिरामिड। ये तो केवल एक इस तरीके से बताया गया है कि करीब इतनी कैलोरी उसमें प्लांट में है। चलिए, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत कौन सा है? बताइए। जो प्रकृति है उसमें जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? वर्षा का जल है। वर्षा के जल से क्या लेना देना? अगर वही होती रहेगी तो ऑक्सीजन तो नहीं मिलेगी। समुद्री जल बिल्कुल नहीं। पर्यावरण में तो है, लेकिन हरे पेड़ पौधे हैं। पर्यावरण में तो बहुत होता है ना, पर्यावरण में तो सब चीज़ें आ जाती हैं, पेड़ पौधे, इंसान, संस्कृति, धर्म, ईंट पत्थर, पहाड़, ये सब आ जाते हैं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन हरे पेड़ पौधे हैं, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत हरे पेड़ पौधे होते हैं, क्योंकि पौधों द्वारा ऑक्सीजन का ही उत्सर्जन होता है। अब पूछ लिया जाए, छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन है। छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन कौन कौन से हैं? ग्रंथालय, ग्रंथ से विभिन्न क्रियाओं द्वारा सामग्री संकलन, बिल्कुल। सर्वे और प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी है, इसका कोई भी दिमाग नहीं दौड़ाना है। छात्रों में सीखने के अनेक संसाधन का महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे अधिगम सामग्री, ग्रंथालय, प्रोजेक्ट निर्माण आदि। ठीक है, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा होता है? बताइए। 6 रोग क्या है? पानी। अब ये बताइए, फेफड़ों कैंसर, धूम्रपान से होने वाला रोग कौन सा है? फेफड़े का रोग, कैंसर, यही तो होता है। पीते रहते हैं, बिच्छू बना रहता है भाई, देखा होगा, पौआ में बना रहता है। पौआ तो जानते होंगे, अद्दा भी बोलते हैं। वो गिट्टनिया होता है, उसमें भी बना रहता है धूम्रपान, तो उसी से ही तो होता है ये सब धूम्रपान। ये देखो, ये हम क्या बना रहे हैं, कुछ मानो आप समझ जाएंगे। देखिए, अभी हम एक चीज़ बनाएंगे, तुरंत कमेंट बॉक्स में आएगा कि अरे ये सर तो आप ये बना दिए हैं। ये देखिए, और ई का है, यह सिगरेट का है, हमारी सिगरेट है। सिगरेट के पाउच में क्या होता है? क्या बना रहता है? बिच्छू। फिर भी खूब धड़ल्ले से पीते हैं। एक ने तो कमेंट किया था कि दारू बहुत बुरी चीज़ है, ये हमारे नौजवान को नष्ट कर रही है, तो आओ सब मिलके हम सिगरेट पीते हैं और दारू पीते हैं, इसको ही नष्ट कर दें, ताकि हमारे जो
पीढ़ी है वो बची रहे। बहुत बढ़िया कहे हैं ये। चलिए आगे जानते हैं। धूम्रपान से मुख्यतः फेफड़े तथा मुंह का कैंसर होता है। कैंसर विषाणुजन्य रोग है। इसके अंतर्गत उत, उत, ऊतक नष्ट होने लगते हैं। परिणाम स्वरूप चोट घाव जल्दी भरते नहीं हैं, वे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, इसलिए नहीं पीना चाहिए। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रसिद्धता कितनी होती है? नाइट्रोजन की कितनी होती है? सबसे ज़्यादा कौन सी है? 78। और ई का है ऑक्सीजन, O2। ठीक है, नहीं, ऑक्सीजन तो इन दोनों में से कोई भी मान लिया जाए, है ना। 21% होती है। ठीक है, ऑक्सीजन। चलिए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। वायुमंडल में इसकी लगभग 78.09% होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% होती है। ये ऑप्शन ऐसा नहीं दे रखा होगा अगर ऑक्सीजन पूछा जाएगा तो। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए भाई, ये तो आपको ही बताना है। कौन सा है? रिकेट्स होगा, स्कर्वी होगा। रिकेट्स तो मैंने बता दिया था, सूखा रोग कहा जाता है। स्कर्वी होता है मसूड़ों में, दांतों में। ठीक है, और रतौंधी है वो होता है आँखों में। गाजर की कमी से होता है ये। गाजर खूब खानी चाहिए, हरी भरी। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है हमारा? रतौंधी। ठीक है, क्या होता है हमारा? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत मछली के यकृत का तेल, गाजर, टमाटर, मक्खन आदि है। ठीक है, शाकाहारी बनो, मांसाहारी नहीं। आजकल तो वैसे ही मत खाइयो। वो नहीं देख रहे हो, वो आ गया है कोरोना। कहा आ गया है? कोरोना। किससे खाते हैं? चीन के लोग का खाते हैं? चमगादड़। ठीक है, वो पता नहीं क्या खा जाते हैं वो लोग। चलो, विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की गति कितनी होती है? 72। बिल्कुल सही आंसर, 72 हो इसका। प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण के बीच अंतः प्रक्रिया का उदाहरण है। जो ये पूछ लिया जाए, प्राकृतिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण के बीच अंतः क्रिया का उदाहरण कौन सा होगा? शिकार करना, वनों की कटाई करना, निर्माण कार्य आदि, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? प्राकृतिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण के बीच अंतः क्रियाकरण का उदाहरण है। ये इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब हमारा 16वां क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण के अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थी में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? अगर बच्चे को किसी खोज में लगाना है तो शिक्षक को किस तरीके का एक कार्य करवाना होगा? ऐसी पाठ्य पुस्तक जिससे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें। पाठ्य पुस्तक को निर्धारित समय में पूरा करें, ये भी नहीं होगा। ऐसी पाठ्य पुस्तक जो विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण हो, ये भी नहीं होगा। ऐसी पाठ्य पुस्तक जो विद्यार्थी में दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याएं हों, यही ऑप्शन मेरे ख्याल से सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु शिक्षक को ऐसी समस्या का चुनाव करना चाहिए जो विद्यार्थियों में दैनिक जीवन से जुड़ी हो। समय काफ़ी हो रहा है तो अब थोड़ा जल्दी देखेंगे। विद्यालयी शिक्षा में सही शिक्षक का अनुपात क्या होता है? एक टीचर हो कितने विद्यार्थियों पे? 30 विद्यार्थी पे। अगर किसी भी जगह 30 विद्यार्थी हैं तो वहाँ पे एक शिक्षक अवश्य होना चाहिए। 60 होंगे तो कितने होंगे हमारे? 2। और कोई कह देगा अगर सर
हमारे 50 होंगे तो कितने होंगे का 1.5 होंगे? नहीं यार, 2 ही होंगे, ठीक है, 1.5 नहीं होता है। 18वां देखते हैं। मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है। कौन सा होगा? मौसम की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का मुख्य लक्षण है वर्षा में अधिक ठंड। मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण क्या है? साल भर गर्मी रहना, ठीक है। मौसम की दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश में वर्ष भर गर्मी रहना इन प्रदेशों का प्रमुख लक्षण है। अब ये आ जाता है पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। क्या शामिल होना चाहिए? स्कूल का वातावरण, बिल्कुल। बच्चों का अनुभव, बिल्कुल। उपयुक्त पाठ्यक्रम, बिल्कुल। ये सभी हमारा उपयुक्त सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखने से कुछ फायदा नहीं है। दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? बताइए। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, ठीक है। पृथ्वी का अपनी धुरी पे घूमना, जो ऐसे ऐसे पृथ्वी घूम के ऐसे ऐसे सूर्य के चक्कर काटती है, जैसे ये सूर्य है इसके चक्कर काट रही है, ये तो हमारा इसके कारण तो क्या होता है? इसके कारण होता है हमारा मौसमी परिवर्तन, मौसमी सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात, ठीक है। लेकिन अगर पृथ्वी वो अपनी धुरी पे ही घूम रही है एक बार में, ऐसे 24 घंटे में एक बार घूमती है, तो इसके कारण दिन और रात होते हैं, ठीक है। चलिए ये बता देते हैं इसके बारे में। दिन और रात होने का प्रमुख एकमात्र कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही है, जिसे घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसी कारण दिन और रात छोटे बड़े होते रहते हैं। अगर नहीं झुकी होती तो दिन और रात बराबर होते, ठीक है। बच्चों के सीखने के तरीके पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे? जीन पियाजे और ब्रूनर? नहीं, जीन पियाजे तो हैं ही, मतलब, है ना। जीन पियाजे और वायोगत्स्की हैं। बच्चे के सीखने के तरीकों सबसे पहले अध्ययन किया था किसने? जीन पियाजे और वायोगत्स्की ने, है ना। जीन पियाजे का कौन सा सिद्धांत है? संज्ञानात्मक। कौन सा? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और वायोगत्स्की का कौन सा है? संस्कृति सामाजिकता का सिद्धांत। अगर कहीं पे संस्कृत सामाजिक वाला आ जाए तो वायोगत्स्की हो जाएगा इसका आंसर। जीन पियाजे और वायोगत्स्की बच्चों के सीखने के तरीके पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। इनमें जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास तथा वायोगत्स्की द्वारा सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया गया था। अब हमारा देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। कौन कौन से हैं? भू आकृति कारक, सभी जीव, जलवायु कारक, ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक ये सभी हैं, ठीक है। प्रकृति के सभी जैव व अजैविक घटक को प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत रखा जाता है। अतः प्राकृतिक पर्यावरण सभी जीव भू आकृतियों तथा जलवायु कारक घटक के रूप में आएंगे, ठीक है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से व्याख्या के रूप में बताया गया है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देता है। क्या महत्व देना चाहिए? अगर बच्चे को पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो उनका महत्व देना चाहिए। इससे बच्चों का आदाई कौशल परमार्जित होता है, बच्चों को अपनी बात समझ में जल्दी आने लगती है, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है। विषय को बच्चे के अनुभव से जोड़े रहने पर सीखने प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। यही सही ऑप्शन सबसे ज़्यादा आ जाता है। जोड़े रहने पर, अनुभव जोड़े रहने पर सबसे ज़्यादा यही ऑप्शन सही हो जाता है। पर्यावरण की अध्ययन की कक्षा में विषय को बच्चे के अनुभव के आधार पर जोड़ना चाहिए, ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन आ जाता है मामला हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? ये हमारा यकृत है, ठीक है। इसे लीवर भी बोलते हैं। सबसे बड़ी यही हमारी क्या नाम है? ग्रंथि होती है। देखिए लिखा भी है,
लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसका प्रमुख कार्य अमोनिया को यूरिया में बदलना होता है, जिससे यूरिया मूत्र के साथ शरीर से बाहर आ जाती है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? यह होता है 10%। 10% का एक नियम भी है, लिंडेमान ने दिया है शायद, हाँ 1942 में दिया था ये शायद। इसी में ही करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था, करो या मरो। वैसे एक बात समझ में नहीं आई, गांधी जी तो वैसे तो अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थे, है ना। अहिंसा उनके लिए बहुत ही घातक होती थी अगर कहीं होती है तो, लेकिन उन्होंने करो या मरो क्यों उन्होंने दिया था नारा 1942 में? परेशान हो चुके थे शायद इसलिए। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का 10% भाग स्थानांतरित होता है। 10% नियम लिंडेमैन ने 1942 में दिया था। इस नियम के अनुसार 90% भाग प्रत्येक स्तर अपने ऊर्जा का प्रयोग में ले लेता है तथा अपने से आगे केवल 10% ही छोड़ता है। ठीक है। ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? किसकी होती है ज्ञान निर्माण में? अवधारणा का बनाना बिल्कुल, अनुभव बिल्कुल सही है, अन्वेषण विधि एवं सत्यापन बिल्कुल सही है, इसका तो प्रयोग सभी होगा। अब इसकी व्याख्या क्या पढ़ें, इसमें कुछ दिया ही नहीं गया। अनुभव अवधारणा का बनाना तथा अन्वेषण विधि तथा सत्यापन ज्ञान निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए, निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? कौन करता है? प्रोटोजोआ करता है? नहीं, ये नहीं करता है। शायद नीली हरी शैवाल सही है इसका ऑप्शन। कवक भी नहीं करता, वायरस भी नहीं करता है, बिल्कुल। निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? नीले हरे शैवाल वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। 28वां हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है, कौन सा है? इसमें देखने से ही पता चल जा रहा है, दहेज भी है, बाल विवाह भी है, बाल श्रम भी है, ये सभी होंगे इसके ऑप्शन, है ना। समाज में दोष उत्पन्न करने वाले तत्व सामाजिक बुराई कहलाते हैं। ठीक है, जो दोष उत्पन्न करें समाज में वो सामाजिक बुराइयां होती हैं। इसके अंतर्गत बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम आदि बुराइयां आती हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? पाठ्य पुस्तक पर आधारित? बिल्कुल नहीं। गतिविधि पर आधारित? ये हो सकता है, अभी आगे देखते हैं। पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा? बिल्कुल नहीं, है तो है ना पाठ्य पुस्तक, उपयोग सभी बिल्कुल नहीं। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा गतिविधि आधारित होनी चाहिए ताकि पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत हो सके, छात्र उसे अपने वास्तविक जीवन से जोड़ सकें। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से क्या सर्वोत्तम उपाय करना चाहिए? अब सामाजिक भावना का विकास करना है तो क्या करना है? अभिभावक को विद्यालय में आमंत्रित करके बैठकों का आयोजन कराना? नहीं, ये ऑप्शन इतना बढ़िया नहीं है। विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन कराना? इससे भी कुछ इतना नहीं है फर्क पड़ रहा है। बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, हाँ ये अभी तक सही है। बच्चों में बाल मेला आयोजित करना, ये भी सही है। लेकिन सबसे जो बेस्ट इसमें है वह है हमारा बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। बिल्कुल, स्वस्थ स्पर्धा का माहौल तैयार करके बच्चों में सामाजिक भावना का विकास सर्वोत्तम ढंग से किया जा सकता है। तो आज के हमारे प्रश्न जो हैं वो समाप्त होते हैं। और आज का जो हमारा एक प्रश्न है, तो आज का हमारा प्रश्न है जो हम पर्यावरण से ही लेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, ऐसा कौन सा जीव है
जीव है जो अपने शिकार को सीधे निगल लेता है? ठीक है। ऐसा कौन सा जीव है जो अगर अपने शिकार को खाएगा तो सीधे निगल लेता है, चबाता वगैरह नहीं है? तो आपको इसका जो उत्तर है वह आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देंगे और अपना सुझाव अवश्य दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।